रॉकी और सनी। रॉकी पढ़ाई में काफी कमजोर है, वो बहुत मुश्किल से पासिंग मार्क्स लेके आता है। और सनी पढ़ाई में काफी स्ट्रांग है, उसको हमेशा फर्स्ट रैंक मिलता है। उसकी टीचर्स उसे हमेशा कहती है कि सनी बड़ा होके जरूर कामयाब इंसान बनेगा। फिर जब दोनों की डिग्री कंप्लीट होती है तो सनी को फौरन एक अच्छी जॉब मिल जाती है और रॉकी को जॉब ढूंढने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जब ये दोनों 10 साल बाद अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में मिलते हैं तो रॉकी एक बहुत ही महंगी कार में आता है और वो काफी अमीर हो चुका होता है और सनी टैक्सी में आता है और वो इतना अमीर भी नहीं होता है। तो सारे कॉलेज के फ्रेंड्स ये सीन देख के काफी चौंक जाते हैं कि जो बच्चा पढ़ाई में टॉप आता था वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है और जो बच्चा पढ़ाई में बुद्धू था वो इतना अमीर कैसे हो गया। तो जब सारे फ्रेंड्स उनसे बात करते और उनसे पूछते कि वो आजकल क्या कर रहे हैं तो सनी कहता है कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक जॉब करता है और उसकी कंपनी का वर्क कल्चर काफी अच्छा है। उसे मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी ट्रांसपोर्ट और दूसरी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है। और जब लोग रॉकी से पूछते हैं कि वो आजकल क्या कर रहा है तो वो बस इतना ही कहता है कि वो काफी सारे बिजनेस का और सनी की कंपनी का भी एक इन्वेस्टर है। तो इन 10 साल में इन दोनों ने क्या किया इसको हम आगे वीडियो में समझेंगे, लेकिन उसको समझने के लिए दोस्तों आप लोग मुझे एक बात सच सच बताओ, हम मेजोरिटी मिडिल क्लास फैमिलीज में बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि बेटा डिग्री ले लो, मेहनत करके जॉब करो और जितना मिल जाए उसमें खुश रहो, क्योंकि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स। अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री है, एक सेफ जॉब है तो वो सबसे बेस्ट है। और स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना सबसे रिस्की होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। मिडिल क्लास लोग तो बस सेव ही कर सकते हैं। और आपको तब तक काम करना होगा जब तक आपका बेटा बड़ा ना हो जाए और वो जिम्मेदारी ले ले पैसे कमाने की, तभी आपको आराम मिलेगा और आप चैन से बाकी की जिंदगी काट सकोगे। और दोस्तों बहुत सी फैमिलीज में तो इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट को लेकर कभी बात ही नहीं होती है। हम सिर्फ देखते हैं कि कैसे हमारे डैडी ने या उनके डैडी ने बूढ़े होने तक काम किया और घर को चलाया। तो ज्यादा काम करना एक बहुत ही गर्व वाली बात होती है कि देखो आपके डैड की इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी वो ऑफिस जाते हैं। और हम बचपन से देखते हैं कि कैसे हमारे डैडी बीमार होके भी काम पर जाते थे, बारिश के मौसम में तेज बारिश से लड़कर भी वो काम पर जाते थे, क्योंकि अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो सैलरी कैसे मिलेगी और घर कैसे चलेगा। तो कभी कभी आपने भी सोचा होगा कि काश हमारे पास किसी तरह से इतने पैसे आ जाए कि हम रिलैक्स होके अपनी पूरी लाइफ टाइम उसे स्पेंड करें और हमें कभी पैसों की चिंता करनी ही ना पड़े, या फिर हमें घर बैठे बैठे कोई काम नहीं करने की एक रेगुलर इनकम मिल जाए और हमारे बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली हमारी इनकम डिपॉजिट हो जाए। अब दोस्तों जितनी अच्छी बात ये सुनने में लगती है, मेजोरिटी लोगों को ये उतना ही नामुमकिन लगता है। कुछ लोगों के तो दिमाग में ये ख्याल आएगा ही नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना काम किए हम सैलरी अर्न कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सच ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का ड्रीम हमारी लाइफ में काफी इजीली पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो जॉब्स देते हैं यानी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स, और दूसरे वो जो जॉब्स लेते हैं यानी एम्प्लॉयज और लेबर्स। तो जब आप दूसरी कैटेगरी में रहते हो तो आपको ज्यादा इनकम तभी मिलेगी जब आप ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन जब आप पहली कैटेगरी में रहते हो तो आपको ज्यादा इनकम तब मिलेगी जब आपके एम्प्लॉयज ज्यादा मेहनत करते हैं। जैसे इमेजिन करो आपका एक पुराना कॉलेज फ्रेंड है रमेश, जो एक फास्ट फूड का बिजनेस रन करता है। उसके स्टोर का नाम है पैराडाइज पिज्जा और वो आपसे कहता है कि उसे एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसके स्टोर में हमेशा कस्टमर्स की भीड़ होती है और उसके पास कस्टमर्स दूर दूर से आते हैं पिज्जा लेने के लिए। तो वो दूसरे लोकेशंस पे अपने स्टोर्स ओपन करना चाहता है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं है। फिर वो आपको अपना पूरा बिजनेस प्लान समझाता है कि वो उसे कैसे ग्रो करेगा, कितने एम्प्लॉयज हायर करेगा और उन्हें कैसे मैनेज करेगा। फिर वो अपना पास्ट परफॉर्मेंस भी शो करता है कि उसने अभी तक कितना प्रॉफिट कमाया और वो डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। तो आपको ये बिजनेस काफी सक्सेसफुल होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रमेश को 20 लाख रुपीस की जरूरत है और आपके पास उतने पैसे नहीं है। तो आप उसे अगले दिन वापस आने को कहते हैं। फिर जब वो अगले दिन आता है तो आप अपने 3 और फ्रेंड्स को अपने साथ बुलाते हो और फिर रमेश वही बिजनेस प्लान आप सबको एक्सप्लेन करता है और आपके तीनों फ्रेंड्स भी फौरन कन्विंस हो जाते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। फिर आप चारों मिलके उसमें 5-5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो और उसके बदले में आप चारों को उस बिजनेस की 10% ओनरशिप मिल जाती है। मतलब उस बिजनेस के अभी 5 ओनर्स है, एक है रमेश और बाकी आप 4। रमेश के पास 60% ओनरशिप है क्योंकि वो उस बिजनेस में मेहनत भी करेगा और वो उसे काफी टाइम से रन भी करता आ रहा है। फिर उसके बाद रमेश आपको हर साल ईमेल सेंड करता है जहां वो एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता है कि उसने अभी तक कितना प्रॉफिट कमाया, कहाँ कहाँ खर्चे किए, वो फ्यूचर में और ग्रोथ के लिए क्या प्लान कर रहा है और वो अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट आपको हर साल पे करेगा। तो ये जो रमेश के बिजनेस में आपने 10% इन्वेस्ट किया, इसको हम कहेंगे कि आपने उसकी कंपनी के 10% शेयर्स खरीदे, क्योंकि आप सभी पार्टनर्स ने मिलके उस कंपनी के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए अग्री किया है। और जो ईयरली प्रॉफिट आपको मिलेगा उसे हम डिविडेंड्स कहेंगे, जिसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आपको घर बैठे बैठे वो प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि आप उस कंपनी के एक पैसिव इन्वेस्टर हो।
अब दोस्तों एक्चुअली में बहुत लोगों के पास रमेश जैसे फ्रेंड्स नहीं होते जो उनके घर का दरवाजा खटखटाए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, और सभी के पास लाखों रुपए की सेविंग्स नहीं होती है। इसीलिए हमारे लिए शेयर मार्केट बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि इस मार्केट के जरिए हम हजारों सक्सेसफुल कंपनीज में से किसी अच्छी कंपनी को पिक करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस मार्केट का सबसे बड़ा रोल ये है कि जब भी आप किसी शेयर को बाय करते हो तो एक्चुअली में आप किसी स्टॉक या शेयर को नहीं खरीद रहे होते और ना ही आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होते, बल्कि आप उस स्टॉक के जरिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करते और आप उस बिजनेस के पार्टनर बन जाते हो। और स्टॉक मार्केट से भी आपको रेगुलर इनकम मिलती है डिविडेंड के जरिए। बस प्रॉब्लम ये है कि जब लोगों को एक छोटा सा डिविडेंड मिलता है तो वो ये सोचते हैं कि इतने से डिविडेंड से उनका क्या होगा, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि उन्हें इन्वेस्ट भी एक छोटा अमाउंट ही किया है। तो एक्चुअली में ये एक एडवांटेज है कि आप एक छोटी कीमत जैसे 500 या 1000 रुपए से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो और काफी कम एज से स्टार्ट कर सकते हो, और इसके लिए आपको कहीं पर जाने की भी जरूरत नहीं है। ये सारा इन्वेस्टिंग का खेल और बिजनेस को समझने का काम हम घर बैठे बैठे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत लोगों को ये स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्योंकि अगर आप कोई फाइनेंशियल न्यूज चैनल देखोगे तो वो आपको एक ही स्क्रीन पे इतनी सारी चीजें दिखाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। या फिर अगर आप कोई यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो वो कहेंगे कि आपको कौन सा स्टॉक आज खरीद के कल सेल करना है, फिर कौन सा कल खरीद के उसे परसों सेल करना है। और एक ही स्टॉक के लिए किसी से आपको बाय करने की एडवाइस मिलेगी और किसी और से आपको सेल करने की एडवाइस मिलेगी। तो इसीलिए अगर आप दूसरों की सुनोगे तो आप कभी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे नहीं, क्योंकि आपको बिजनेस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए। तो अब आप सोच रहे होगे कि हमारे पास अच्छी कंपनी का आइडिया और कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से। तो दोस्तों सच ये है कि हम अपने चारों तरफ से अच्छे बिजनेस से घिरे हुए होते हैं। जैसे इमेजिन करो कि आप सुबह सुबह चाय पीते पीते ये सोचते हो कि आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करोगे, और अचानक से आप ये सोचते हो कि यार मैं टाटा टी पीता हूँ और ब्रिटानिया की बिस्किट साथ में खा रहा हूँ, और ये चीज तो मैं पिछले काफी सालों से कर रहा हूँ, तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करना कैसा होगा, क्योंकि आप इनके डेली कस्टमर हो। और जब आप इनके कस्टमर नहीं रहोगे तो सबसे पहले ये चीज आपको ही पता चलेगी। तो इस सिचुएशन में अगर आप इन कंपनीज पे रिसर्च करते हो तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आपका फोकस कंपनी के बिजनेस और उसके प्रोडक्ट पे, ना कि स्टॉक के प्राइस पे। अब ऐसा नहीं है कि आपको वही दो कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसी किसी कंपनी में जैसे सुजलॉन एनर्जी या डीएचएफएल के शेयर्स खरीद लेते हो ये सोच के कि इनका शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है, तो ये एक टाइप की गैम्बलिंग हो जाती है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक का प्राइस रैंडमली फ्लक्चुएट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस उसके बिजनेस के परफॉर्मेंस को फॉलो करता है। और सच ये है कि बहुत ही कम लोग स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी पे फोकस करके उसके शेयर्स बाय करते हैं, जिसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी लोग इसमें गैम्बलिंग करते हैं, और इसीलिए 99% मिडिल क्लास लोग इसमें पैसा लूज करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जॉब्स करते हैं जिनको बिजनेस की इतनी नॉलेज होती नहीं है। तो इसीलिए अब हम ये समझते हैं कि जब आपके दिमाग में कोई स्टॉक का आइडिया आता है या फिर आपको कहीं से स्टॉक की टिप मिलती है तो आप उसमें रिसर्च कैसे और कहाँ कर सकते हो। तो यहाँ पे बिजनेस को स्टडी करने के लिए मैं टिकर टिप यूज कर रहा हूँ, जहाँ से हम ऑलमोस्ट सारी पब्लिक कंपनीज का पब्लिक डेटा एनालाइज कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इसे चेक कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक सिंपल कंपनी की बात करते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इनकी बहुत तरह की बिस्किट्स आती है जो बच्चों से लेके बूढ़े तक सब खाते हैं। तो जब भी आप किसी बिजनेस को स्टडी करते हो तो सबसे पहले आपको उसके सेल्स को देखना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी का सेल नहीं होगा तो फ्यूचर में वो कंपनी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल्स पे जाके कंपनी के 10 साल पहले का रेवेन्यू चेक करते हैं। अब ये नंबर करोड़ में है, तो आप देख सकते हो 2012 में कंपनी ने 5.5 थाउजेंड करोड़ का सेल किया। फिर नेक्स्ट ईयर इन्होंने 6.2 थाउजेंड करोड़ का बिजनेस किया, फिर उसके बाद 6.9, फिर 8,000, और इसी तरह ये बिजनेस ग्रो होते होते अभी 13,000 करोड़ का हो गया है। तो आपको एक पैटर्न क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी का सेल्स कंसिस्टेंटली हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो आपको एक कॉमन सेंस लगा के सोचना है कि आपको क्या लगता है अगले कुछ सालों में ये सेल्स इंक्रीज होगा या कम होगा। इस चीज का जवाब आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके देना। फिर हम इसका प्रॉफिट मार्जिन चेक करेंगे, क्योंकि सेल्स में से कंपनी को बहुत सारे एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं, और जो लास्ट में बच जाता है वही कंपनी का प्रॉफिट होता है, जिससे कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रो होती है। तो प्रॉफिट मार्जिन के लिए हम यहाँ पे मार्जिन व्यू सिलेक्ट करेंगे। 10 साल पहले कंपनी का नेट इनकम मार्जिन यानी प्रॉफिट मार्जिन 3.6% का था, यानी कंपनी के हर 100 रुपए के सेल्स के बदले कंपनी को सिर्फ 3.6 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, जो एक्चुअली में बहुत ही कम है। इसलिए कंपनी ने इस पे फोकस करना शुरू किया, और फिर अगले साल इनका प्रॉफिट मार्जिन 4.16% में इंक्रीज हुआ, और फिर उसके अगले साल 5.69% में इंक्रीज हुआ, और फिर उसके अगले साल 8.5%। मतलब कंपनी का सेल्स तो हर साल इंक्रीज हो ही रहा है, और उसके ऊपर हर साल ज्यादा प्रॉफिट भी कमा रही है। और इसी तरह हर साल इनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होके ये अभी 13.8% का हो गया है, जो एक बहुत ही अच्छा नंबर है। फिर इसके बाद हम कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो देखेंगे, मतलब कंपनी कितना परसेंट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के जरिए देती है।
और कितना अपने पास रखती है ग्रो होने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2012 में कंपनी ने अपनी आधी अर्निंग्स शेयर होल्डर्स को पे की थी। 8 रुपीज पर शेयर की अर्निंग्स में से इन्होंने 4 रुपीज डिविडेंड में पे किया, और फिर इसके बाद कंपनी ने अपना पे आउट रेशियो कंसिस्टेंट रखा 30% के पास, जो एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है। इससे हमें क्लियरली दिखता है कि कंपनी अपना बचा हुआ 70% री इन्वेस्ट कर रही थी और अपने बिजनेस को ग्रो कर रही थी। और फिर अच्छा प्रॉफिट कमाने के बाद और अपनी अर्निंग्स को सेव करने के बाद पिछले साल 2021 में इन्होंने एक बड़ा स्पेशल डिविडेंड पे किया। तो इससे आपको एक चीज क्लियरली समझ आ गई होगी कि जो कंपनी जेन्युइनली अपने बिजनेस पे फोकस करती है और अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करने पे फोकस करती है, तो वो घुमा फिरा के अपना सारा प्रॉफिट्स हम शेयर होल्डर्स को ही देती है। तो जब भी आप किसी स्टॉक के बारे में सुनते हो या आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो उसके कुछ फाइनेंशियल नंबर्स को आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स कितना ग्रो हो रहा है और कंपनी प्रॉफिट कमाती भी है या नहीं, कंपनी कोई कर्जे में डूबी तो नहीं है, या उनमें कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है, मतलब फ्रॉड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है और आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप उसमें एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। जैसे आप उसका एक शेयर खरीद सकते हो ट्रैकिंग पोजीशन के लिए, जहां से फिर आप उसको और स्टडी करना शुरू करोगे। तो हम ये समझते हैं कि आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो जब भी आपको पैसा सेव करना होता है, तो आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना होता है। उसी तरह जब आपको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, तो आपको एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना होता है, जिसको हम डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। अब यूजुअली जब आपको कोई बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, तो आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, फिर एक मिनिमम बैलेंस भी रखना होता है, और फिर बहुत सारी हिडन फीस होती है, जैसे डेबिट कार्ड की 200-300 रुपए की एनुअल मेंटेनेंस फीस, एसएमएस अलर्ट की अलग फीस होती है, और ज्यादा पैसा विड्रॉ करने पे अलग चार्जेस होते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट की, तो हमारे पास इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स है, जैसे मैं पर्सनली एंजल ब्रोकिंग यूज करता हूँ। तो यहाँ पे आपको कोई भी जॉइनिंग फीस चार्ज नहीं होती है, और आपको कोई मिनिमम बैलेंस या शेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जब भी और जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप इसके जरिए कर सकते हो, और ये बस आपको एक एनुअल मेंटेनेंस फी चार्ज करते हैं, जो 200 रुपए के आसपास होती है। और फिलहाल इनका एक ऑफर चल रहा है जहाँ पे ये फर्स्ट ईयर एनुअल मेंटेनेंस फ्री दे रहे हैं, और जब आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स बाय करते हो, तो आपको कोई भी ब्रोकरेज भी चार्ज नहीं होती है। और दोस्तों, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो आपके शेयर्स होते हैं वो ब्रोकर के पास नहीं, बल्कि एक सेंट्रल डिपॉजिटरी के पास जमा होते हैं। और इसके साथ में जिस कंपनी के आप शेयर्स खरीदते हो, तो उस कंपनी के रजिस्टर में भी आपका नाम ऐड होता है कि इतने शेयर्स इस आदमी के हैं और उसने इस डेट में उसे बाय किया, और इसकी पर्सनल डिटेल्स ये है, और उसका बैंक अकाउंट नंबर ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यही रीजन है कि जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है, तो वो अपना डिविडेंड डायरेक्टली शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। इसमें कोई भी ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता है। तो एक्चुअली में अगर आप थोड़ा गौर करोगे, तो स्टॉक्स कैश और बैंक डिपॉजिट के मुकाबले ज्यादा सेफ दिख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बैंक बंद हो जाए, तो आपकी एफडी और सेविंग्स एक बार खतरे में हो सकती है, और कैश आपसे कोई चोरी भी कर सकता है। लेकिन अगर आपने एक बार किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और फिर आपका ब्रोकर बंद भी हो जाए, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके शेयर्स का रिकॉर्ड कंपनी के पास भी होता है। और सनी की स्टोरी को कंप्लीट करते, तो रॉकी ने जब अपनी कॉलेज की डिग्री खत्म की, तो वो एक बेसिक लेवल का जॉब करते करते बिजनेस और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखता, और फिर उसने अपनी मेजॉरिटी सेविंग्स को हाई क्वालिटी की ग्रोथ कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ। और सनी ने कभी ज्यादा सेव किया ही नहीं, और जितना भी थोड़ा बहुत वो सेव करता था, तो वो उसे किसी सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड या एफडी में इन्वेस्ट करता, जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई से भी कम रिटर्न दे रहा था, या फिर वो एंटरटेनमेंट के लिए किसी हॉट स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता। तो सनी ने पैसा कमाया बहुत था, लेकिन वो अपने कैपिटल को ग्रो कर रहा तो दूर, उसे प्रिजर्व भी नहीं कर पाया। और दोस्तों, सबसे सैड बात ये कि 99% इंडियंस ऐसे ही सनी जैसी अपनी लाइफ गुजार देते हैं। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब आप अपना कीमती टाइम देके मेहनत करके पैसा अर्न करते हो, और फिर उसको ऐसी जगह रखते हो जहां वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है, मतलब जिस रेट से इंडिया में महंगाई बढ़ रही है, यानी 7-8% के रेट से सिर्फ उतनी ही तेजी से आपका पैसा ग्रो नहीं होता है, तो ये कितनी बुरी बात है। ये तो ऐसा हो गया जैसे आपने बहुत मेहनत करके एक कंपनी स्टार्ट की, और फिर आपने उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी दी, फिर उनसे काम कराने के बदले आप खुद और ज्यादा मेहनत करने लगे, और आपने उन सारे एम्प्लॉयज को लंबी छुट्टी दे दी, और फिर अपने बुढ़ापे में जब आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो एम्प्लॉयज एकदम आलसी और कमजोर हो चुके होते हैं। तो इसमें गलती किसकी है? तो इसीलिए पैसा भी टाइम के साथ बूढ़ा होते रहता है, और उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती रहती है। इसको जवान रखने के लिए और ग्रो करने के लिए आपको इसे इन्वेस्ट करना होता है, जहाँ पे ये आपके लिए काम करता रहे। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज और पैसों की जरूरत होती है। लेकिन पर्सनली मेरा ओपिनियन यही है कि स्टॉक मार्केट सबके लिए है और होना चाहिए। बस आपको इसमें राइट माइंडसेट के साथ एंटर करना है, और एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी है, और बिजनेस पार्टनर की तरह सोचना है। क्योंकि अगर कोई आदमी बीमार और कमजोर होता है, तो हम सब उससे यही कहेंगे कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान दे और हेल्दी बने।
उसी तरह अगर कोई फाइनेंशियली वीक है और पुअर है तो मैं उससे यही कहूंगा कि वो इस गेम ऑफ मनी को सीखे, यानी बिजनेस और इन्वेस्टिंग को सीखे और अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करे। जिसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूबल वीडियोस मिस ना हो जाए। और इन्वेस्टिंग आप जितना जल्दी शुरू करोगे आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि कंपाउंडिंग के पावर से आप उस